नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित है खास शख्सियत के साथ डॉक्टर DN बौद्ध, जो पेशे से चिकित्सक हैं। और इस समाज का तो आप जो है लोगों का इलाज तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज की बुराइयों का भी इलाज करते हैं। और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ आदरणीय DN बौद्ध जी से। और इस दबे कुचले वंचित समाज का उत्थान कैसे हो, इसके अंदर जो कमजोरियां हैं, जो शैक्षिक कमजोरी हैं, आर्थिक कमजोरी हैं, सामाजिक कमजोरियां हैं, उनका निराकरण कैसे हो, एक सिंपल साधारण सरल शब्दों में आप इस बात पर अच्छे ढंग से समझाते हैं, बताते हैं कि ये दबा कुचला वंचित समाज जो है कैसे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़ेगा। हम DN बौद्ध जी से आप लोगों को मिलवाना चाहते हैं। आप जो है बहुत ही जो है सोची समझी सोच के साथ सामाजिक समस्याओं के बारे में लोगों को समझाते हैं कि इस तरह की समस्या कैसे उनका समाधान होगा। आदरणीय DN बौद्ध जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि भाई इस दबे कुचले वंचित समाज का भला कैसे होगा, ये शिक्षा में, नौकरियों में आगे कैसे आएगा। आदरणीय DN बौद्ध जी। जी, तो और सभी लोग साथ में हैं साथी? जी जी जी, इसमें साथ जी में जी हैं सभी लोग? जी जी, सभी लोग को नमस्कार, जय भीम। जी, आपने तो प्रश्न रखा है, यह स्वागत के योग्य है। और आज की बहुत ही जरूरत है कि आज हमारा देश, हमारा समाज और हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? शिक्षित वर्ग ही इस देश का सबसे बड़ा कर्णधार है। यदि हम शिक्षित वर्ग इस देश के लोगों का कल्याण नहीं करेंगे तो करेगा कौन? सबसे बड़ा यही है कि हम पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित हैं और इस वंचित समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए हमें आना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा। जो हम अपने महापुरुषों से सीखा है, जो हमें सीख करके हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला है अपने महापुरुषों से, उसी को हमें अपने जो लोग शिक्षित नहीं हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, किसी भी तरह से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, यही बात हमें अम्बेडकर साहब सिखा के गए थे। उन्होंने कहा था कि वी एजुकेट टू एजुकेट द पीपल। पहले हम स्वयं सम्यक शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण के उपरांत हमें उन लोगों को बताना होगा। वी एजुकेट टू एजुकेट द पीपल, यानी जो लोग शिक्षित नहीं है, सम्यक शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको सही दिशा में मार्गदर्शन करना और देश की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सही मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता है। और उसकी कर्तव्य है वी एजुकेट टू एजुकेट द पीपल। हमें सही मार्गदर्शन के लिए लोगों को आंदोलित करना है, खुद आंदोलित होना है और लोगों को आंदोलित करना है। और वी ऑर्गेनाइज, हम जब तक पढ़े लिखे लोग एक बिंदु पर नहीं ऑर्गेनाइज होंगे, जब तक हम आर्टिकल 14 की पूर्ति नहीं करेंगे, समानता नहीं रखेंगे, आपस में एक दूसरे से बंधुत्व नहीं रखेंगे, तब तक हम आपस में बिखरे हुए नजर आएंगे। और हमें संगठित होकर के औरों को भी सही मार्गदर्शन का संगठन करना होगा। और कर भी रहे हैं, जो भी भाई जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक मार्ग पर चलना, कहते हैं कि एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, इसलिए हमें एक की साधना है। और वह एक साधना और साध्य और साधिका, वो तीनों रूप में हमारे सामने संविधान है। संविधान से बड़ा आज हमारे सामने कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं है जो हमें आगे को बढ़ा सके। और उस मार्गदर्शक संविधान को हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, कर्तव्य है, उस पर निर्माण करना है। क्योंकि हमें उन वंचित समाज, शोषित समाज और जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, उनको हमें शिक्षित करना, उनको सही दिशा में न्याय दिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम उद्देश्य। और दृढ़ निश्चय के साथ हमें सभी जो हमें सर्विस में लोग हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व है, क्योंकि वह व्यक्ति सबसे योग्य है, क्योंकि उनके पास योग्यता के साथ आर्थिक भी आजादी है, सामाजिक भी आजादी है, और उनके साथ वह राजनीतिक आजादी को भी संवैधानिक न्याय की तरफ प्रमोट कर सकते हैं, सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिससे हमारा देश संप्रभुत्व ताकत को बनाए रखने के लिए हम इस देश के सर्विसमैन होने से पहले हम देश के संप्रभुत्व ताकत यानी एक वोटर हैं। एक वोटर होने के नाते हमारा दायित्व भी है कि हम देश की जो भी गलत चीजें हैं उनको सही मार्गदर्शन समाज
में लोगों को देना एक दायित्व है। जी जी जी। साथियों, सभी लोगों से हमारा करबद्ध विनती है, जितने भी सर्विस में लोग हैं उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन से समाज के लिए सेवा करने के लिए हमें अवसर मिला है, तो हमें समाज की सेवा करनी है, ना कि हमें किसी की जाकर के नौकरी करना है। हम नौकरी करने नहीं आए हैं, हम समाज की सेवा करने के आए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारा चयन हुआ है, तो जनता के सेवा के लिए हमें है, तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए हमें जो दायित्व मिला है, उस दायित्व पर हमें पूर्ण रूप से दायित्व का निर्वहन करके हमें सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े लोग हैं शैक्षणिक रूप से, उनके लिए हमें पे बैक टू सोसाइटी करना होगा विद ऑडिट। बिना ऑडिट के हम कोई कार्य करेंगे तो वह हमारा सही मार्गदर्शन में सही प्लेस पर नहीं पहुंच पाएगा। और ऑडिट करने वाला व्यक्ति सही हो जो उसमें अपनी मेहनत की कमाई का योगदान कर रहा हो, सहयोग कर रहा हो, इसलिए हमारी ऑडिट जरूरी है। जी सर। जी सर, एक सवाल तो इसलिए जब तक जी एक सवाल हमारे दर्शक की तरफ से आया है, एक क्वेश्चन हमारे देखने वाले दर्शक की तरफ से आया है, एक सवाल दर्शकों की तरफ से आया है, एक सवाल दर्शकों की तरफ से आया है। ये कह रहे हैं जैसे अधिकांश लोग जो है ये कहते हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, हम ज्योतिराव फुले को मानते हैं, हम साहू जी महाराज को मानते हैं और उनको तो मानते हैं, लेकिन क्या उनकी बात भी वो लोग मानते हैं कि नहीं? वो क्यों नहीं इस तरह बात है? जी जी हाँ, इस पर ये क्वेश्चन बहुत ही तार्किक है, बहुत ही सही है कि देखिए हमेशा सूरज होता है जी। सूरज के साथ जितनी भी दीपक होते हैं उससे प्रभावित होते हैं, उनकी भी अपना वजूद होता है। हमें अपने साथ जो अंबेडकर साहब ने दिया है हमें ज्ञान, जो हमें अधिकार दिया है, अधिकार देने के नाते हम किसी योग्य बने। आपको मैं अपनी बात बताऊंगा कि सर मेरी सिलेक्शन 2009-10 में हुआ, लेकिन आज अंबेडकर साहब के संविधान की वजह से 2019 में चयन मुझे दिया गया। तो ये कहने का मतलब है कि जो अधिकार अंबेडकर साहब ने हमें लिपिबद्ध दिया, लिपिबद्ध देने के नाते हम सर्वोपरि उनको इसलिए मानेंगे क्योंकि उन्होंने सारे महापुरुषों का ज्ञान विज्ञान सभी संविधान में परिलक्षित किया है कि एक जगह हम सारे महापुरुषों की अपनी बात को रख करके उनके मार्गदर्शन पर चल सकते। हर महापुरुष का अपना वजूद है, अपना मार्गदर्शन है, सबकी जरूरत है, लेकिन एक सबसे विनम्र निवेदन है कि एक ही महापुरुष की लकीर के फकीर मत बने। अगर हमें देश के संविधान और इस देश की मूल धरोहर को बचाना है तो हम अलग अलग लोगों को लेके भगे ना। अगर हम अलग अलग भागेंगे कि वो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है, तो हम इसी श्रेष्ठता में हम फेल हो जाएंगे। और यही कारण है कि हमें एक मार्गदर्शक पर हमें देखिए ज्योतिबा फुले की भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो न देते तो आज हम शिक्षा का बिगुल नहीं बजा पाते। उनसे बहुत बड़ा ज्ञान अम्बेडकर साहब ने सीखा। और अगर जो छत्रपति साहू जी महाराज न होते तो आरक्षण के जनक न होते तो वह इसका आरक्षण का लाभ न लेकर के विदेश में पढ़ न पाते और आज हमें भी नहीं दे पाते। इसलिए उनका भी वजूद एक प्लेस पर सबसे बड़ा सराहनीय है और आज उस वजूद को हमें कायम रखना सभी का दायित्व है। तीसरी बात है, ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने हमारे समाज की जो वंचित आखंड पाखंड में फंसे हुए समाज था, जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं, इसको ठगा जा रहा था, ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने उस वंचित समाज को सही मार्गदर्शन का ज्ञान दिया। आज वह ज्ञान एक कोरोना ने सिखा दिया कि बात कहें इस पृथ्वी पर अगर कोई है तो अत्त दीपो भव, अपने अंदर जो ज्ञान है विज्ञान है वही आज आपके सारे डॉक्टर्स लोग सारे साइंटिस्ट लोग आज अध्ययन करके विज्ञान की देन की वजह से आज इस जैसे महामारी को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए हर महापुरुष का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सभी साथी सबका योगदान रखिए, लेकिन सारे योगदान को मिला करके अम्बेडकर साहब ने एक बना दिया संविधान, यानी सभी लोग समान रूप से एक विधि के नीचे आप काम करिए और सफल रहेंगे। इसीलिए समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 की पूर्ति करने के लिए जो आर्टिकल 16 में हमें जो प्रतिनिधित्व मिला है उसका दायित्व का निर्वहन करके हमें समाज को समान भाव से एक साथ मिलकर रहना होगा।
आज हम अधिकारी जरूर हैं, लेकिन कल रिटायर होने के बाद उसी समाज में जाएंगे, हमें दूसरा समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो हमें भाइयों से सभी से निवेदन है कि आज हम योग्य हैं तो उन्हीं लोगों की वजह से है। अगर वो लोगों को हम लोग साथ में लेंगे तो कल रिटायर होने के बाद वो हमें कंधे से कंधे मिला करके हम आने वाले पीढ़ी को बचा सकते हैं। जी साहब। जी, संविधान की जो बात आई, जहाँ तक संविधान की उद्देशिका के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, तो हाँ, संविधान की जो उद्देशिका के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए साहब, उद्देशिका में सबसे बड़ा 1950 के संविधान में जो अम्बेडकर साहब इतने बड़े विद्वान थे, क्या उनको ये पता नहीं था कि समाजवादी क्या है? क्या उनको ये पता नहीं था कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है? क्या उनको पता नहीं था कि अखंडवाद क्या है? लेकिन मैं साथियों बताना चाहूंगा कि अम्बेडकर साहब को सब पता था, लेकिन उन्होंने ये तीन चीजें नहीं जोड़ा। ये तीन चीजें नहीं जोड़ा क्योंकि वो सारी चीज उसी उद्देशिका में नहीं है। जैसे बताना चाहूंगा कि हम भारत के लोग समप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के हिस्सा हैं, नागरिक, और हमें न्याय चाहिए। तो सामाजिक, जब सामाजिक, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें समाजवादी की बात क्यों किया? समाजवादी नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर साहब विद्वान थे, वो भी जोड़ सकते थे, लेकिन मानव एक सामाजिक प्राणी है, जीव एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम समाजवादी कर देंगे तो जातिवादी व्यवस्था आ जाएगी, इसलिए उन्होंने समाजवादी नहीं रखा, सामाजिक प्राणी। इसके बाद उन्होंने आर्थिक की बात, और आर्थिक के बाद राजनीतिक की बात। ये तीनों हमारा न्याय चाहिए। जब ये तीनों न्याय मिल जाएगा, सामाजिक स्तर आपका, सामाजिक एक समानता आ जाएगी, तब आप स्वतंत्र होंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। आज हम बोल रहे हैं ये स्वतंत्रता है, हमें किसी भी धर्म उपासना की स्वतंत्रता। जब वहां धर्म उपासना की स्वतंत्रता दिए थे अम्बेडकर साहब, तो धर्म निरपेक्ष की बात करना तो मूर्खता है। आप सोच लीजिए सर जी कि जब स्वतंत्रता हमें धर्म निरपेक्ष की है, कि धार्मिक स्वतंत्रता की, उपासना की स्वतंत्रता है, तो हमें धर्म निरपेक्ष की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तर्क है, और इस तरह से हम स्वतंत्र हो सकते हैं। इसके बाद हमें लोग कहते हैं कि समान अवसर चाहिए। सिर्फ संविधान में व्यक्ति को योग्यता के अनुसार समान अवसर चाहिए। हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता कर्म के अनुसार। आप जैसे हैं वैसे हम हैं, कभी समान नहीं हो सकते। सिर्फ अवसर की समानता है कि आप एक लेवल के डॉक्टर हैं, हम भी डॉक्टर हैं, ये क्या समानता है? लेकिन व्यक्ति की अभिव्यक्ति, व्यक्ति की चीजें समान नहीं हो सकती। हमें अवसर की समानता पर सबसे ज्यादा बल दिया है, और स्त्री पुरुष सभी समान है क्योंकि उनको बराबर अवसर मिलना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने लास्ट में कहा कि बंधुत्व चाहिए, यानी बंधुत्व रहेगा तो हमारा भारत एक अखंड एकता बना करके इस राष्ट्र को संप्रभुत्व बना के रखेगा। तो इतनी बड़ी तो हमारी उद्देशिका ये हृदय था। आज लोग उसे आर्टिफिशियल हृदय बना दिए हैं, तीन शब्द जोड़ करके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, कहीं कहीं पंथ निरपेक्ष, और कहीं कहीं जो अखंडता है, ये शब्द जोड़ करके। जब सामाजिक एकता की बात की गई तो अखंडता शब्द लाना ही नहीं चाहिए। इसलिए तीन शब्द जोड़ करके हमारे संविधान को आर्टिफिशियल हृदय बना दिया गया है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक हमारे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जो युवा हमारे यहाँ आजकल नई पीढ़ी? युवाओं के संदेश सर, ये अवसर की जो समानता बड़ा दुख का विषय है कि जितना लोग पद और पावर पाते हैं, वो अम्बेडकर साहब को पहले भूल जाते हैं, उनकी लाइन भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज कितनी जवानी को आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी जवानी को आज अंडर 30 या 40 के अंदर कितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी या संगठन के लोगों को बनाए। क्या किसी भी को हम अवसर दे रहे हैं बच्चों को? यही वजह है कि हम अम्बेडकरवादी नहीं है, हम संविधान के पालक नहीं है। अगर हम अवसर दें तो योग्य युवाओं को अवसर दें। एक वक्तव्य अम्बेडकर साहब का कि ट्रिपल ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर होता है एनर्जी, और ई फॉर होता है इक्वल इंटेलेक्चुअलिटी। इक्वल इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब है कि जो व्यक्ति की अनुभव होता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वह किसके पास होता है? जब व्यक्ति अनुभवशील हो जाता है, 50-60 के बाद उम्र जब आती है तो उसके पास इंटेलेक्चुअलिटी हो जाती है। और जो शुरू में व्यक्ति होता है तो उसके पास क्या एजुकेशन होता है, और जो जवान होता है उसके पास एनर्जी होती है। इसीलिए साथियों में अम्बेडकर साहब की बात पर चलना है,
और तो जवानी को हमें इंटेलेक्चुअलिटी दे करके इनर्जेटिक फुल पर्सन को 100% करके हम सफल बना सकते हैं। जी जी जी, बहुत अच्छी बात युवाओं के लिए बहुत सबसे बड़ा योगदान है। जी 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 सर। 3E दे करके एनर्जी, इंटेलेक्चुअलिटी और एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन जब शुरू में बच्चा होता है तो एजुकेशन होता है, इसके बाद एनर्जी फुल होता है, ताकत, लेकिन उसके पास अनुभव की कमी होती है। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग अनुभवी लोग होते हैं उसके पास एनर्जी की कमी होती है, तो वो चल नहीं सकते। चल सकता है लेकिन अनुभव के कारण फेल हो जाएगा। इसीलिए सभी लोगों से जो बुजुर्ग हैं, जो अनुभवशील हैं, अपने युवाओं को अम्बेडकर साहब के अनुसार उनको पद और पावर दे दीजिए और इक्वल इंटेलेक्चुअलिटी दे दीजिए, तो सुपर फाइट करेंगे, वही इस देश को और संविधान को बचा पाएंगे। ये अम्बेडकर साहब। जी जी, कभी कभी देखने को आया कि जो बहुत बड़ा शिक्षित व्यक्ति है, PhD होल्डर भी है, डॉक्टरेट भी है, और वो कहीं ना कहीं PhD है, डॉक्टरेट है, बड़ी डिग्री होल्डर है, और कभी कभी देखते हैं वो इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का व्यवहार करता है जैसे मानो के जो लगता ही नहीं कि वो शिक्षित है। जैसे हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े PhD होल्डर हैं और डॉक्टरेट किया हुआ है। बहुत ही राइट क्वेश्चन है। आज के समय में जो बच्चा PhD होल्डर है, चाहे हायर एजुकेशन है, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो लिखा पढ़ा है। जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ के पास कर लिया है, उसने अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया। जितना विश्व में अम्बेडकर साहब ने लिखी हुई बुकों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब अपनी ब्रेन से लिखा, तब उन्होंने पढ़ा लिखा। ये पढ़े लिखे तब कहलाएंगे जब वह लिखी हुई चीज को पढ़ के पास हो, और फिर समाज में सही मार्गदर्शन करके अपने ब्रेन और बुद्धि से और समसामयिक घटनाओं को देख करके जो शब्द लिख करके देंगे, तब वो पढ़ी हुई चीज को लिखेंगे अपने शब्दों में, जो आपका इतिहास आने वाली जनरेशन पढ़ेगी, तब आप पढ़े लिखे कहलाएंगे। इसीलिए एक लाइन अम्बेडकर साहब की, दुश्मनों की चाल को नाकाम कीजिए, अम्बेडकर साहब के मिशन को काम करें। कहने का मतलब है कि अम्बेडकर साहब के अनुसार पढ़ा लिखा वही है जो दुश्मन की चाल को समझ जाए, वही पढ़ा लिखा है। अन्यथा उसको पढ़ा लिखा नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ लिखा पढ़ा कहेंगे, चाहे वो डिग्री जो पाता याद के समय। जी, बहुत बड़े पाखंडों में घुसे रहते हैं, मतलब PhD होने के बावजूद भी, शिक्षित होने के बावजूद पाखंडों में घुसे रहते हैं। जी सर, जब तक व्यक्ति अनुभवशील व्यक्ति के साथ मिल करके उससे लेने का ज्ञान लेगा नहीं, सेवक का मतलब होता सीखने वाला। जब तक व्यक्ति सेवक नहीं बनेगा, पात्र नहीं बनेगा, तब तक वह कुछ ले नहीं सकता। बिना पात्र के हम कोई भी सामान नहीं ले सकते, न रख सकते। तो कैसे वो रख लेगा? तो सेवक की कमी है। और जब सेवक नहीं अच्छा बनेगा तो अच्छा गुरु भी नहीं बनेगा, अच्छा गुरु नहीं बनेगा तो अच्छा सेवक नहीं बनेगा। इसलिए एक दूसरे से हमेशा तारतम्य से रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कहीं एक लिखा है कि गुरु ना चले ना सेवक के बिना, सेवक ना चलेगा गुरु के बिना। ये तर्क संगत है। सेवक का मतलब सीखने वाला। नहीं सर, यहाँ एक सवाल जो है और हमारे सवाल और हमारे साथी पूछ रहे हैं कि जो है ज्यादातर लोग अम्बेडकर को तो जानते हैं, ज्यादातर लोग अम्बेडकर को तो जानते हैं, मगर क्या वो अम्बेडकर की जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अम्बेडकर को जानना, अम्बेडकर की जानना। जी देखिए सर, देखिए आपने सही क्वेश्चन किया कि अम्बेडकर को जानना और मानना दो शब्द है। जानने के लिए व्यक्ति को जान भी गया, अगर उस पर अमल स्वयं नहीं करता है तो वह जाना भी नहीं है। जब तक हम उस मार्ग पर, उस पढ़ाई को पढ़ाई नहीं करते, उस शिक्षा को शिक्षा नहीं करते, जो अपने स्वयं के जीवन में अप्लाई न हो, जो अपने जीवन में नहीं अप्लाई हो, उस शिक्षा का लाभ आप स्वयं नहीं ले सकें, तो वह शिक्षा नहीं है। शिक्षा वही है जो आप सीखें और लोगों को उसको अच्छा मार्ग दिखाएं। क्योंकि एक तर्क है, भगवान बुद्ध राजा भी थे, विद्वान भी थे, सब कुछ थे, लेकिन समाज को तब तक सुधार नहीं पाए जब तक वह खुद अपने पद चिन्हों पर चल के दिखाए। अम्बेडकर साहब भी सबको दिखाए कि देखो ये कार्य मैं खुद कर रहा हूँ, तब वो सीखता। ये समाज जो कम बुद्धि के लोग होते हैं, कम विवेकशील होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, वह देख करके ही आगे बढ़ते हैं, पढ़ के नहीं बढ़ पाते। इसीलिए हमें स्वयं करके दिखाना होगा। आज सपोज हमने बाल छिलाया,
ये छिलाने का मकसद ये नहीं कि हमने बाल मुड़वाया, हमने ये कि इससे कोरोना से बचा जा सके। क्योंकि कोरोना जो है सबसे ज्यादा हेयर में चिपकता है, हेयर में चिपकता है, हेयर में वो 3 से 7-8 घंटे तक रह गया, आपने ऐसे बाल हिलाया, हाथ में आया, फिर नाक छुआ, अंदर घुस गया। लेकिन जब यहाँ नहीं बाल रहेगा तो चिपकेगा नहीं। तो ये कारण है कि इसका भी एक कारण है, साइंटिफिक रीजन है, ये महामारी है, इससे बचने का बहुत बड़ा रास्ता है हमारे पास। बुद्ध ने कहा था दुख है तो दुख का कारण है, तो कारण है तो निवारण भी है, और उसका उपाय हमें करना होगा, कोई करके नहीं देगा। प्रकृति में सब कुछ है, और ये चीज ध्यान रह गया, प्रकृति हमेशा इक्वलिटी देती है। आज बड़े से बड़े अमीर लोग हैं, कोरोना के बारे में लोग 100 से 200 रुपए का साबुन लगा के कोरोना से बच नहीं सकते, लेकिन ये गरीब 10 रुपए के साबुन से कोरोना से बच सकते हैं। प्रकृति का इक्वलिटी है। लोग सेब खा करके आयरन ले सकते हैं, लेकिन ये गाजर 10 रुपया का खा करके उससे ज्यादा आयरन ले सकता है। ये प्रकृति की सबसे बड़ी विडंबना है, इक्वालिटी। जी सर, एक सवाल और आया है कि जैसे लोग बाग ये कहते हैं कि जो हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानते हैं, तो और अपनी जाति को भी ढोते हैं साथ में। तो यदि ये तो इसका मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि जब बुद्ध को मानते हैं तो जाति नहीं क्यों ढो रहे हैं, जब जाति को ढो रहे हैं तो इसका मतलब बुद्ध को नहीं मानते। एक चीज बात करते हैं, बहुत सही है कि बुद्धवादी व्यवस्था में जातिवादी व्यवस्था का कोई मोल नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर ये भय पैदा है कि अगर मैं बुद्ध बन जाऊंगा तो मेरा आरक्षण चला। लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी दुख है, विडंबना है कि संविधान की ये व्यवस्था है कि आपको किसी धर्म जाति के आधार पर आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आपको सामाजिक और शैक्षणिक के आधार पर मिला है, क्योंकि आप सामाजिक रूप से पिछड़े थे, सामाजिक रूप से आपका वजन नहीं था, शैक्षणिक रूप से आप योग्य नहीं थे, इसलिए आपको दिया गया है। धार्मिक आधार पर किसी को भी कोई आरक्षण नहीं मिला है। देखिए SC ST OBC मुस्लिम में भी हैं, क्रिश्चियन में भी हैं, तो सारे लोगों में हैं। इसलिए इस बुद्धवादी व्यवस्था है, इसको सरजी जातिवादी व्यवस्था से ऊपर है, वो मानवतावादी व्यवस्था है। अगर लोग गलत तरीके से मान रहे हैं तो वो उनकी अल्पबुद्धि है, और कहीं कहीं कुछ नाम लिखे हुए हैं तो वो हटा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको खर्चा लगता है गजट ऑफ इंडिया में नाम हटाने में, क्योंकि वो लंबा प्रोसीजर होता। जी, एक जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही जो है कि बुद्धवादी व्यवस्था में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और हमारे संविधान में जाति मतलब धर्म के आधार पर जो है कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, धर्म के आधार पर एक कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप जो है एक संविधान सुरक्षा मिशन के साथ काम करते हैं, लोगों को चेतना देते हैं और उनको ज्ञानशील बनाते हैं, चिंतनशील बनाते हैं। बस एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि संविधान को ठीक तरह से समझने के लिए हमारे युवाओं को क्या करना पड़ेगा, जो इजीली सिंपल भाषा में, एक साधारण भाषा में जो कहिए कि जो है उसको मानना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे, जानना शुरू कर दे। इस बातों पर सही है कि समाज को समझाने के लिए कांसीराम साहब ने गायन वादन के माध्यम से समझाते, नाटक के माध्यम से समझाते। जब जैसे किसी भी पात्र को जब जैसे बोले आप हैं डॉक्टर, हम भी डॉक्टर हैं, और ये गरीब बेचारा जब साथ में आएगा, मिलेगा, लोग पूछेंगे कि भाई इसको क्यों साथ में लिया है, तब आप उसको बड़े सिंपल भाव से कहे कि हमारा संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि सभी मानव समान है। बात समझिएगा सर, तो उससे क्या उसको समानता का अधिकार आर्टिकल 14 याद हो जाएगा जी, उसको ऐसे याद होगा। अगर हम कहते रह जाएं कि हमारा समानता का अधिकार है तो कभी समझेगा नहीं, जब तक उसको सामने करके नहीं दिखाएंगे। अपने भाई हो जो SC ST का कोई भाई हो, जब उसके साथ में एक आधुनिक पंचशील की जरूरत है। आधुनिक पंचशील बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही जरूरी है। क्या है? सीट टुगेदर, ईट टुगेदर, थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर और मैरिज टुगेदर। ये आधुनिक पंचशील की जरूरत। कहने का मतलब है संविधान को पालन करना है, संविधान का समता पर चलना है। तो ये बड़े इजी तौर से आप उसको कहते हैं एक जगह बैठे। जैसे आज हम आप यहाँ दूर एक जगह बैठे और एक जगह आए, मन में जो हेजिटेशन है, जातिवादी हेजिटेशन है, उसको दूर करें। फिर सोचे, एक
पॉइंट पर सोचे, एक विषय पर सोचे। जब सोचेंगे तो वर्क करेंगे, और जब जी, एक जी। वर्क करेंगे, जब एक वर्क करेंगे तो SC ST OBC आपस में मैरिज करेंगे। जिस दिन मैरिज कर लेंगे उस दिन आपकी समानता अपने आप कायम हो जाएगी। इस संविधान अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये समानता का अधिकार, जातियां सैकड़ों रहेंगी लेकिन समानता के कारण हर व्यक्ति को, हर कोई एक दूसरे को सुर के विचार में मिल जाएगा। इसी को कहते हैं सुरवान। अगर अलग अलग जातियों में बटे रहेंगे, अलग अलग विचार में रहेंगे, अमाने नहीं सुर माने विचार, यानी असुर बने रहेंगे। इसी को कहते हैं असुर। जिसका सुर न मिले उसको असुर कहते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, सुर माने विचार। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही साधारण ढंग से हमारे युवाओं को अच्छा ज्ञान दिया और हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे दर्शकों को आपने मार्गदर्शन दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मैं ये कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।